प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेज बाय BK राय, KG रोड आरा में। आज हम 11th क्लास के लिए पहला चैप्टर मात्रक और परिमाप यूनिट एंड डायमेंशन शुरू करने जा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो है भौतिक राशियों से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल क्वांटिटी। तो वैसी राशियाँ जिनको हम लोग माप सकते हैं या तौल सकते हैं उसको क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। फॉर एग्जांपल लंबाई, किसी भी वस्तु का लंबाई हम माप सकते हैं तो लंबाई क्या है, भौतिक राशि है। द्रव्यमान को माप सकते हैं इसलिए द्रव्यमान भौतिक राशि है। समय को माप सकते हैं इसलिए समय भौतिक राशि है। इसी तरह से वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, आवेग, संवेग, ये सब भौतिक राशियाँ हैं क्योंकि इन्हें हम माप सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बेंच भौतिक राशि है या नहीं, तो हम पूछ करके देखें, बहुत से विद्यार्थी कहते हैं कि बेंच भौतिक राशि है। लेकिन बेंच कोई भौतिक राशि नहीं है, क्योंकि बेंच का हम लोग क्या माप सकते हैं, बेंच का लंबाई माप सकते हैं, इसलिए बेंच की लंबाई भौतिक राशि है। उसका ऊंचाई माप सकते हैं इसलिए उसका ऊंचाई भौतिक राशि है। उसका द्रव्यमान माप सकते हैं इसलिए द्रव्यमान भौतिक राशि है। उसका आयतन, घनत्व, ये सब भौतिक राशि है, इसको हम माप सकते हैं। लेकिन बेंच भौतिक राशि नहीं है, बेंच एक वस्तु है और इसे भौतिक वस्तु कहते हैं। वैसी वस्तुएं जो बनी हैं और एक दिन नष्ट होना भी उनका तय है, तो ऐसी वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक वस्तु कहते हैं। भौतिक वस्तु है बेंच, भौतिक राशि नहीं। इसका लंबाई, द्रव्यमान, आयतन, ऊंचाई, घनत्व, ये सब जो है कि नहीं, भौतिक राशि। ठीक है, तो भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं उसको देख लिया जाए। भौतिक राशियाँ 3 प्रकार की होती हैं। मूल भौतिक राशि पहला है, मूल भौतिक राशि है ना। तो मूल भौतिक राशि किसको कहते हैं, वैसी भौतिक राशियाँ जो अपने आप में स्वतंत्र हो, जो एक दूसरे से स्वतंत्र हो और जिनको व्युत्पन्न करने के लिए किसी और भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं हो, तो उसको हम लोग मूल भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई को ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक कमरे की लंबाई को मापनी है, तो लंबाई को मापने के लिए हम लोग मीटर का व्यवहार कर सकते हैं। तो मीटर क्या है, मीटर खुद एक लंबाई है। मीटर क्या है, खुद एक लंबाई, अर्थात लंबाई को व्यक्त करने के लिए हमें लंबाई की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह से द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए द्रव्यमान की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि एक बोरा चावल तौलना है, तो तौलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका द्रव्यमान मालूम करने के लिए किलोग्राम का प्रयोग करते हैं। किलोग्राम क्या है, किलोग्राम भी एक छोटा द्रव्यमान है, अर्थात द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए द्रव्यमान की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए द्रव्यमान भी क्या है, मूल भौतिक राशि है। इसी तरह से समय को समय के रूप में व्यक्त किया जाता है, इसलिए समय भी मूल भौतिक राशि है। भौतिकी में मूल भौतिक राशियों की संख्या है 7। वो है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता एवं पदार्थ का परिमाप। ये 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं। ठीक है, दूसरा जो भौतिक राशि है वह है व्युत्पन्न भौतिक राशि, जिसको इंग्लिश में हम लोग डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और व्युत्पन्न, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है, जिसको पैदा किया जाता है, किससे, मूल भौतिक राशि। अर्थात वैसी भौतिक राशियाँ जिन्हें मूल भौतिक राशियों की सहायता से व्युत्पन्न किया जाता है या पैदा किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन क्या है, विस्थापन एक तरह से लंबाई है और बटा समय। तो लंबाई और समय को देखिए, लंबाई और समय क्या है, मूल भौतिक राशि है। तो मूल भौतिक राशि में लंबाई एवं समय की सहायता से वेग को व्युत्पन्न किया गया है, इसलिए वेग को हम लोग व्युत्पन्न भौतिक राशि कह सकते हैं। इसी तरह से आयतन, त्वरण, घनत्व, क्षेत्रफल, आवेग, संवेग, बल, ये सब के सब व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ हैं। ठीक है, तो वेग व्युत्पन्न भौतिक राशि है और अभी जो हम भौतिक राशि बोलोगे सब भी व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ हैं।
अगला है तीसरा नंबर पूरक भौतिक राशि, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। नाम से है स्पष्ट, पूरक। पूरक परीक्षा कोई विद्यार्थी कब देता है? जब परीक्षा देता है और एक सब्जेक्ट में क्रॉस लग जाता है तो उसे पूरक परीक्षा देना पड़ता है उस सब्जेक्ट का जिस सब्जेक्ट में वो फेल हो गया है। ठीक है। इसी तरह से जब दैनिक खाद्य वस्तुओं से जब हमारे पोषण की पूर्ति नहीं होती है तो एक्स्ट्रा में लिया जाता है जो खाद्य पदार्थ, जैसे हॉर्लिक्स हो गया, कॉम्प्लान हो गया, तो उसको क्या कहते हैं? पूरक आहार कहते हैं। मतलब अधूरे आहार को पूरा करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूरक आहार कहते हैं। ठीक उसी तरह से ये पूरक भौतिक राशियाँ क्या हैं? तो मूल भौतिक राशियों के अधूरे कार्य को पूरा करती हैं। वैसे तो पूरक भौतिक राशियाँ शुद्ध अनुपात होती हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। ये हो गया वृत्त, वृत्त का हो गया केंद्र O और इसका त्रिज्या हो गया OA और ये भी हो गया चाप, है ना। ये R हो गया, ये L हो गया। चाप हो गया L, AB बराबर L और त्रिज्या हो गया OA बराबर R हो गया। ठीक है। तो कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो आप देख रहे हैं कि चाप भी एक तरह की लंबाई है और त्रिज्या भी एक तरह का क्या है? लंबाई ही है। OA बराबर R, तो लंबाई बटा लंबाई। तो एक ही तरह की दो मूल भौतिक राशियाँ हैं, लंबाई और लंबाई। तो ऐसे अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? शुद्ध अनुपात कहते हैं। ठीक है। एक ही तरह के दो मूल भौतिक राशियों का जो अनुपात होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? शुद्ध अनुपात कहते हैं। अर्थात कोण क्या है? एक शुद्ध अनुपात है। तो पूरक भौतिक राशियाँ शुद्ध अनुपात होती हैं, देख लीजिए शुद्ध अनुपात है। और ये दूसरे भौतिक राशियों को व्युत्पन्न करने में मूल भौतिक राशियों के पूरक की तरह कार्य करते हैं। जैसे यहाँ पर कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटा क्या होता है? समय होता है। कोणीय विस्थापन बटा समय, तो कोणीय विस्थापन एक तरह से कोण है, मतलब कि कोण बटा समय। तो समय क्या है? मूल भौतिक राशि। ठीक है। तो केवल अगर समय दिया हुआ रहे, समय, तो हम कोणीय वेग को व्युत्पन्न नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कोण की भी आवश्यकता होती है। अर्थात कोण क्या कार्य कर रहा है? तो समय के अधूरे कार्य को पूरा कर रहा है, मतलब समय के पूरक की तरह यहाँ कार्य कर रहा है, इसलिए कोण क्या है? पूरक भौतिक राशि, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूरक भौतिक राशियाँ शुद्ध अनुपात होती है, अतः इसका मात्रक तो नहीं होना चाहिए। जैसे यहीं पर कोण का मात्रक देख लीजिए, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, फिर लंबाई का मात्रक मीटर, तो मीटर बटा मीटर कट करके क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। मतलब ये मात्रक ही नहीं होना चाहिए, मात्रक ही। लेकिन इनका अपना स्वतंत्र मात्रक होता है, पूरक भौतिक राशियों का अपना स्वतंत्र मात्रक होता है। और जैसे हम देख सकते हैं कि कोण का स्वतंत्र मात्रक रेडियन होता है ना। भौतिकी में पूरक भौतिक राशियाँ दो हैं। पहला है समतल कोण, समतल कोण, और समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, रेडियन, है ना। हालांकि मात्रक के बारे में तो अभी पढ़े ही नहीं है, केवल भौतिक राशि हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो दो भौतिक राशियाँ हैं, पहला है समतल कोण और दूसरा है ठोस, है ना। तो ये दो भौतिक राशियाँ पूरक भौतिक राशियाँ हैं। अब हम लोग मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंपल बात है, कोई भी विद्यार्थी मात्रक के बारे में ये जानता है कि मात्रक से किसी भौतिक राशि को मापा जाता है, लेकिन ये पूरा परिभाषा नहीं होता कि मात्रक से किसी भौतिक राशि को मापा जाता है। ठीक है। क्योंकि हम अपने घर की लंबाई को तो डंडा से भी माप सकते हैं। मेरे घर का लंबाई 10 डंडा है, ठीक है। तो जिससे हम कहेंगे कि मेरे घर की लंबाई 10 डंडा है, तो मात्रक तो हो गया, डंडा की लंबाई, घर की लंबाई को मापने के लिए मात्रक की तरह व्यवहार हुआ, लेकिन उसे सभी लोग नहीं मानेंगे, है ना। जैसे किसी से हम कहते हैं कि मेरे घर की लंबाई 10 डंडा है, तो व्यक्ति पूछेगा कि आपके डंडे की लंबाई क्या है, डंडा कितना लंबा है। अर्थात जब तक वो व्यक्ति डंडे को माप करके फीट में या मीटर में माप करके कन्फर्म नहीं हो जाता है, तब तक वह व्यक्ति हमारे डंडे की लंबाई को मात्रक के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, है ना। तो मात्रक केवल किसी भौतिक राशि को माप ले वही मात्रक नहीं होता है, बल्कि वो मात्रक सभी लोगों को स्वीकार भी होना चाहिए, और जो सब लोगों को स्वीकार होता है उसे हम लोग मानक कहते हैं। तो मात्रक का परिभाषा क्या हो जाएगा?
वैसी भौतिक राशियाँ जो दूसरे भौतिक राशियों को मापने के लिए मानक के तरह व्यवहार में लाई जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। जो दूसरे भौतिक राशियों को मापने के लिए मानक की तरह व्यवहार में लाई जाती है। जैसे लंबाई को मापने के लिए मीटर का प्रयोग पूरे विश्व में किया जाता है, तो मीटर लंबाई का मानक मात्रक हुआ। ठीक है। तो जिस तरह से यहाँ पर 3 तरह की भौतिक राशियाँ हम लोग पढ़े, मूल भौतिक राशि, पूरक भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि, ठीक उसी तरह से 3 तरह के मात्रक भी होते हैं। लेकिन अभी मात्रकों के प्रकार के बारे में आगे हम लोग इसी क्लास में पढ़ेंगे, इसी वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें किन किन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें 2 बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। पहला मात्रक और दूसरा आंकिक मान। मात्रक जिसमें उस भौतिक राशि को मापा जाए, और आंकिक मान जिसमें उस भौतिक राशि को मापने के दौरान जितना बार मात्रक को दोहराना पड़ता है वह कहलाता है आंकिक मान, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि एक छड़ की लंबाई है 5 मीटर। इसका अर्थ ये हुआ कि छड़ की लंबाई को मापने के लिए हमने मात्रक के रूप में मीटर का चुनाव किया, और इस मीटर को 5 बार दोहराया गया, तब जाकर के उस छड़ की लंबाई हम माप सके। अर्थात 5 क्या हो गया? आंकिक मान हो गया। तो छड़ की लंबाई का परिमाण Q बराबर कितना है? 5 मीटर। ठीक है। इसका अर्थ हुआ 5 गुना मीटर। क्या हो गया? 5 गुना मीटर। मतलब 5 हो गया आंकिक मान, आंकिक मान 5 हो गया, गुना मीटर क्या हो गया? मात्रक। मीटर क्या हो गया? मात्रक। मतलब 5 गुना मीटर, मतलब आंकिक मान गुना मात्रक, ये हो गया भौतिक राशि का परिमाण। सपोज दैट किसी भौतिक राशि को मापने के लिए हम U परिमाण के मात्रक का प्रयोग करते हैं, मात्रक का चुनाव करते हैं, और इस मात्रक को n बार दोहराना पड़ता है उस भौतिक राशि को मापने के दौरान। ठीक है। तो यहाँ पर आंकिक मान हो गया n, जितना बार दोहराना पड़ा वो हो गया क्या? आंकिक मान। तो आंकिक मान गुना मात्रक बराबर उस भौतिक राशि का परिमाण, माने Q बराबर NU हो गया, है ना। Q बराबर NU, आंकिक मान गुना मात्रक। ठीक है। तो पहली बात हम लोग मात्रक के चुनाव पर ध्यान देते हैं, और दूसरा आंकिक मान पर, है ना। और आंकिक मान गुना मात्रक ये होता है उस भौतिक राशि का परिमाण। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम A, B और C 3 विद्यार्थी हैं, तीनों को लंबाई मापने के लिए कह रहे हैं। एक को हम कह रहे हैं कि कॉपी की लंबाई माप के बताओ, दूसरे को कह रहे हैं कि आरा की या फिर एक स्कूल की लंबाई माप के बताओ, और तीसरे व्यक्ति को हम कह रहे हैं कि तुम आरा से पटना की दूरी माप के बताओ। तो तीनों को हमने लंबाई मापने का ड्यूटी दिया, लेकिन पहला विद्यार्थी A जिसे कॉपी मापने का ड्यूटी मिला हुआ है, तो वो अपने कॉपी की लंबाई सेंटीमीटर में मापेगा। दूसरा विद्यार्थी जिसे एक स्कूल की लंबाई मापनी है, वह स्कूल की लंबाई को मीटर में मापेगा। और तीसरा विद्यार्थी जिसे आरा से पटना की दूरी मापनी है, तो वह विद्यार्थी क्या करेगा? लंबाई के मात्रक के रूप में किलोमीटर का चुनाव करेगा। तो देखिए तीनों को लंबाई मापने का ही दिया गया था जिम्मेवारी, लेकिन तीनों ने अलग अलग मात्रक का चुनाव किया। एक ने सेंटीमीटर, एक ने किलोमीटर और एक ने मीटर का चुनाव किया। ठीक है। तो अब मान लीजिए कि हम जिसे बोले हैं स्कूल की लंबाई मापने के लिए, अगर वो स्कूल की लंबाई मापता है, मीटर का चुनाव करता है, और उस मीटर को 50 बार दोहराता है, तब जाकर के स्कूल की लंबाई मापता है। इसका अर्थ ये हुआ कि 50 आंकिक मान हुआ, अर्थात स्कूल का लंबाई कितना हो गया? आंकिक मान गुना मात्रक, अर्थात 50 गुना मीटर बराबर कितना हो गया? 50 मीटर, है ना। तो उसने स्कूल की लंबाई मापा, और 2 बातों पर ध्यान दिया, मात्रक और आंकिक मान पर। मान लीजिए कि विभिन्न पद्धतियों में हम किसी भौतिक राशि को मापने के लिए U1, U2, U3, U4 डॉट डॉट परिमाण के मात्रक का चुनाव करते हैं। और जब U1 परिमाण का मात्रक का चुनाव करते हैं तो संगत आंकिक मान N1 आता है। U2 परिमाण का मात्रक का चुनाव करते हैं तो संगत आंकिक मान N2 आ रहा है।
इसी तरह से U3 परिमाण का मात्रक का चुनाव जब हम कर रहे हैं तो संगत आंकिक मान N3 आ रहा है, और जब U4 परिमाण का मात्रक का चुनाव कर रहे हैं तो संगत आंकिक मान N4 आ रहा है। तो उस भौतिक राशि का परिमाण पहले पद्धति में कितना हो जाएगा, N1 U1, दूसरे पद्धति में N2 U2, तीसरे पद्धति में N3 U3 और चौथे पद्धति में N4 U4, और इसी तरह से आगे भी जारी रहेगा। लेकिन अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे एग्जाम्पल के रूप में वही 5 मीटर जो लंबा छड़ हम लोग लिए थे मापने के लिए, तो 5 मीटर को हम 50 डेसीमीटर भी लिख सकते हैं, 500 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, 5000 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। अर्थात जब मात्रक बदल गया तो आंकिक मान भी बदल जा रहा है। यहाँ एक बात स्पष्ट है कि मीटर से छोटा डेसीमीटर, उससे छोटा सेंटीमीटर और सबसे छोटा मिलीमीटर है ना। तो जैसे जैसे मात्रक छोटा होते जा रहा है वैसे वैसे क्या होगा, आंकिक मान बढ़ते जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको पहले मिटाना पड़ेगा ना, तो मिटा लेते हैं। अब देखिए मात्रकों के प्रकार, मात्रकों के प्रकार, मात्रकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट। तो चूंकि हम लोग अभी पढ़े हैं कि भौतिक राशियाँ 3 प्रकार की होती हैं, तो जब भौतिक राशि 3 प्रकार की होती है तो 3 तरह के मात्रक भी होना चाहिए उन्हें मापने के लिए। अर्थात मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला भौतिक राशि क्या था, मूल भौतिक राशि ना, इसलिए पहला मात्रक हम ले रहे हैं मूल मात्रक। ठीक उसी तरह से इसका भी परिभाषा है फंडामेंटल यूनिट का, फंडामेंटल यूनिट का परिभाषा उसी तरह से भौतिक राशियों के वैसे मात्रक, भौतिक राशियों के वैसे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात उन्हें व्युत्पन्न करने के लिए हमें किसी और मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। और चूंकि भौतिकी में मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है, 7, इसलिए मूल मात्रकों की संख्या भी कितनी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए, जिसे हम नीचे दे रहे हैं। तो देखिए टेबल तैयार हो गया है। मूल भौतिक राशियाँ, इस टेबल में मूल भौतिक राशियों के यहाँ लिखे हुए हैं, और यहाँ पर मूल मात्रक है और यहाँ प्रतीक है। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, प्रतीक है स्मॉल m। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, प्रतीक है kg। समय का मात्रक होता है सेकंड, प्रतीक है s स्मॉल s। ताप का मात्रक होता है केल्विन और प्रतीक है कैपिटल K। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और प्रतीक है कैपिटल A। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला और प्रतीक है CD। पदार्थ के परिमाण का प्रतीक है मात्रक है मोल MOLE और इसका प्रतीक है MOL। दूसरा जो मात्रक है वो पूरक मात्रक है। पूरक मात्रक सप्लीमेंट्री यूनिट। तो सप्लीमेंट्री यूनिट किसको कहते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट या पूरक मात्रक किसको कहते हैं। पूरक भौतिक राशियों के मात्रक को हम लोग पूरक मात्रक कहते हैं। क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पूरक भौतिक राशि 2 है, समतल कोण और ठोस कोण। तो समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन और उसका प्रतीक होता है RAD, और ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन और इसका प्रतीक ये दिया हुआ है स्मॉल s और स्मॉल r, स्टेरेडियन पढ़ते हैं इसको। और तीसरा जो मात्रक है वो है व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है, डेराइव्ड यूनिट। नाम से ही स्पष्ट है, भौतिक राशियों के वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों की सहायता से व्युत्पन्न किया जाता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है। जैसे वेग का मात्रक देखा जाए तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय, अर्थात विस्थापन का मात्रक बटा समय का मात्रक, विस्थापन का मात्रक बटा समय का मात्रक। लेकिन विस्थापन तो एक तरह का लंबाई हुआ, तो लंबाई का मात्रक बटा समय का मात्रक हो गया। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, अर्थात ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। या सेकंड को ऊपर ले जाते हैं तो सेकंड का पावर -1 हो जाएगा, मतलब मीटर प्रति सेकंड। इसको भी मीटर प्रति सेकंड कहेंगे या इंग्लिश में मीटर पर सेकंड पढ़ेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड मीटर और सेकंड से पैदा हुआ है। मीटर और सेकंड क्या है,
मीटर और सेकंड मूल मात्रक है ना। और इन मूल मात्रकों से वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड व्युत्पन्न किया गया है, इसलिए मीटर प्रति सेकंड क्या हुआ, एक व्युत्पन्न मात्रक हो गया। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड एक व्युत्पन्न मात्रक हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मात्रक पद्धति के बारे में। अच्छा, तो मूल मात्रक या मूल मात्रक किसको कहते हैं? मूल भौतिक राशियों के मात्रक को हम लोग क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। और मूल मात्रकों के समुच्चय मात्रक पद्धति कहते हैं। अर्थात मात्रक पद्धति चाहे जो भी हो, उसके जितने भी सदस्य होंगे सब के सब क्या होंगे? मूल मात्रक होंगे। तो व्यवहार में प्रमुख मात्रक पद्धतियाँ ये 5 हैं: FPS पद्धति, CGS पद्धति, MKS पद्धति, RMKS पद्धति और SI पद्धति। ठीक है, तो ये 5 मात्रक पद्धतियां हैं। बारी बारी से हम इसको बता रहे हैं। FPS पद्धति, यह फुट पाउंड सेकंड, F से फुट, P से पाउंड, S से सेकंड, फुट पाउंड सेकंड का संक्षिप्त रूप है FPS पद्धति। और इसमें लंबाई को मापने के लिए फुट का, द्रव्यमान को मापने के लिए पाउंड का और समय को मापने के लिए सेकंड का प्रयोग मूल मात्रकों के रूप में होता है। और इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। कौन सी पद्धति कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति, ब्रिटिश पद्धति। दूसरा है CGS पद्धति, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकंड। अर्थात यह सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड के लिए संक्षिप्त रूप है। और इसमें लंबाई को मापने के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान को मापने के लिए ग्राम और समय को मापने के लिए सेकंड का प्रयोग मूल मात्रकों के रूप में होता है। और इसे फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं, फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा है MKS पद्धति, यह मीटर, किलोग्राम और सेकंड का संक्षिप्त रूप है। और इसमें लंबाई को मापने के लिए मीटर का, द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम का और समय को मापने के लिए सेकंड का प्रयोग मूल मात्रकों के रूप में किया जाता है। और इसे इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स के द्वारा 1960 ईस्वी में पहली बार अपनाया गया था। चौथा है RMKS पद्धति, यह रेशनलाइज्ड, R फॉर रेशनलाइज्ड, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड और A फॉर एम्पियर। रेशनलाइज्ड मीटर, किलोग्राम, सेकंड एंड एम्पियर का संक्षिप्त रूप है। और इसमें आप देख सकते हैं MKS इसमें भी, अर्थात MKS पद्धति का यह विस्तृत रूप है, जिसमें मीटर, किलोग्राम और सेकंड के अलावा भी एक विद्युत धारा को मापने के लिए एक अन्य मात्रक एम्पियर का प्रयोग किया जाता है ना। और इसमें एक भौतिक राशि का एक ही मात्रक होता है। जैसे ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो ऊर्जा चाहे जिस तरह की हो, जिस प्रकार की ऊर्जा हो और जैसे भी पैदा हो, लेकिन उसका मात्रक क्या होगा? जूल ही होगा। एक भौतिक राशि का एक ही मात्रक। और पांचवा है SI पद्धति, यह फ्रेंच वर्ड सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनले यूनिट्स, ये फ्रेंच वर्ड है। इसका संक्षिप्त रूप है SI सिस्टम। और इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और हिंदी में इसका अर्थ होता है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अर्थात SI पद्धति मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। और भारत में इसे 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी द्वारा मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, तो यह है SI पद्धति। और SI पद्धति में 7 गो मूल मात्रक, जो कि पहले अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं, 7 गो मूल मात्रक और 2 गो पूरक मात्रक होता है। यही टेबल हम बताए थे थोड़ा देर पहले। तो 7 गो मूल मात्रक कौन है? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल। 7 गो ये हो गया। अब 2 गो पूरक मात्रक हो गया, रेडियन और स्टेरेडियन, है ना। तो ये 7 मात्रक होते हैं SI पद्धति में।
अब हम लोग थोड़ा सा इस मात्रक को लिखने के संबंध में कुछ ध्यान देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी मात्रक हैं उसमें केल्विन और एम्पियर दो ऐसे मात्रक हैं जो कि वैज्ञानिक के नाम पर आधारित हैं। देख सकते हैं केल्विन भी वैज्ञानिक थे, एम्पियर भी वैज्ञानिक थे और इनके नाम पर ये मात्रक आधारित हैं। तो ऐसे मात्रकों के संकेत को कैपिटल लेटर से लिखते हैं। देखिए कैपिटल के कैपिटल है, लेकिन मीटर नाम के कोई वैज्ञानिक नहीं थे, किलोग्राम नाम के कोई वैज्ञानिक नहीं थे, सेकंड नाम के कोई वैज्ञानिक नहीं थे। तो जो मात्रक किसी वैज्ञानिक के नाम पर आधारित नहीं है उनको लिखने के लिए उनके संकेत को स्मॉल लेटर से हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। जैसे स्मॉल एम, स्मॉल के जी, स्मॉल एस, इस तरह से लिखते हैं। लेकिन कोई मात्रक अगर किसी वैज्ञानिक के नाम पर आधारित हो या न हो, लेकिन जब उसे पूरा लिखना होता है तो स्मॉल लेटर से शुरुआत करते हैं। जैसे केल्विन वैज्ञानिक के नाम पर ही है, लेकिन पूरा जब लिखना होगा तो स्मॉल के से, मात्रक के रूप में लिखना होगा तो स्मॉल के से यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे। लेकिन अगर केल्विन वैज्ञानिक के नाम के रूप में आया है, अगर केल्विन वैज्ञानिक के नाम के लिए प्रयोग हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, इस केल्विन को हम लोग कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे, है ना। केल्विन को कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे। अगर ये नाम के लिए आता है, इस वैज्ञानिक के नाम के लिए ही आता है तो कैपिटल के से शुरू करेंगे। लेकिन अगर नाम के लिए न आकर के ये आता है मात्रक के लिए तो हम लोग इसको स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे। जैसे केल्विन को स्मॉल के से शुरू किया गया है, एम्पियर को स्मॉल के से शुरू किया गया है। एक चीज़ और ध्यान देना है कि किसी भी सेंटेंस में मात्रक के संक्षिप्त रूप लिख करके, मात्रक का संकेत लिख करके फुल स्टॉप नहीं देना चाहिए। लेकिन बाय द वे अगर बहुत ज़रूरी हुआ देना, जैसे सेंटेंस के लास्ट में मात्रक आ गया, ठीक है, मास ऑफ शुगर इज 5 kg, तो kg तो लास्ट में आ रहा है, तो वहाँ पर फुल स्टॉप हम नहीं देंगे, प्रतीक लिख करके फुल स्टॉप नहीं देंगे। तो वहाँ पर जैसे मास ऑफ शुगर, मास ऑफ शुगर इज 5 kg लिखेंगे तो अंत में आ रहा है, यहाँ फुल स्टॉप तो देना ही पड़ेगा। लेकिन जब फुल स्टॉप देना जरूरी हो तो kg न लिख करके क्या करेंगे, किलोग्राम लिखेंगे। मतलब फुल स्टॉप देना जरूरी हो तो पूरा मात्रक को लिख देते हैं और फुल स्टॉप दे देते हैं, ठीक है। लेकिन सिंबल लिखने के बाद में, संकेत लिखने के बाद में फुल स्टॉप कभी भी नहीं दिया जाना चाहिए। और अंतिम बात मात्रकों से संबंधित ये है कि मात्रकों का प्लूरल नहीं होता है। प्लूरल फॉर्म में मात्रक को नहीं लिखना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। जैसे गिव मी 5 meters ऑफ क्लॉथ, ये गलत है। गिव मी 5 meters ऑफ क्लॉथ, ये गलत है, मीटर्स नहीं होना चाहिए। गिव मी 5 meter ऑफ क्लॉथ, है ना। तो मीटर का प्लूरल नहीं, मतलब किसी भी मात्रक का प्लूरल नहीं प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसको हिंदी में अनुवाद कीजिए, किसी दुकानदार के पास जाते हैं और आप कहते हैं कि मुझे 5 मीटर कपड़ा दीजिए, तो ठीक लगेगा? 5 मीटर कपड़ा दीजिए ठीक लगेगा ना, 5 मीटर तो ठीक नहीं लगेगा। मेरे घड़ी में 5:25 और 30 सेकंडे हो रहा है, बढ़िया लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि मात्रक के प्लूरल फॉर्म का आप प्रयोग कर रहे हैं, बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। मात्रक का बहुवचन प्रयोग नहीं होना चाहिए। मेरे घड़ी में 5:25 और 30 सेकंड हो रहे हैं, न कि 5:25 और 30 सेकंड है, ये गलती है, ठीक है। और इन मात्रकों के बारे में पढ़ने के बाद अब हम लोग एसआई मात्रकों का परिभाषा देखेंगे। एसआई मात्रक का परिभाषा, जैसे पहला क्या है, एसआई मात्रक में पहला है मीटर। तो मीटर किसे कहते हैं, मीटर किसे कहते हैं? तो भौतिकी में जो मरकरी होता है, लाइट देने वाला, जो कि यहाँ जलाया गया है, तो इस मरकरी को विसर्जन नली कहा जाता है। भौतिकी में क्या कहते हैं, विसर्जन नली। और इसके अंदर अक्रिय गैस भरा जाता है, ठीक है। तो एक विसर्जन नली के अंदर, ये विसर्जन नली हो गया, विसर्जन नली के अंदर क्रिप्टन गैस भर देते हैं जिसका परमाणु भार होता है 86। तो इसके विद्युत विसर्जन से नारंगी लाल रंग का प्रकाश निकलता है, ऑरेंज रेड कलर का लाइट निकलता है।
इस प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का, इसका कुछ ना कुछ तरंग दैर्घ्य होगा ना, तो इस प्रकाश के तरंग दैर्घ्य जितना होगा उसके 16,50,763.73 गुने लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, 1 मीटर कहते हैं। अर्थात क्रेप्टन 86 गैस से भरी हुई विसर्जन नली के विद्युत विसर्जन से, क्रेप्टन 86 गैस से भरी हुई विसर्जन नली के विद्युत विसर्जन से निकलने वाले ऑरेंज रेड अर्थात नारंगी लाल रंग के प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के 16,50,763.73 गुने लंबाई को क्या कहते हैं, 1 मीटर कहते हैं। मीटर के बाद अब हम लोग एक चीज और जान लें कि जल का त्रिक बिंदु क्या होता है। जल का त्रिक बिंदु, तो जल का त्रिक बिंदु वह ताप जिस पर जल अपने तीनों रूपों में एक साथ मौजूद होता है, उसे जल का हम लोग त्रिक बिंदु कहते हैं। तो जैसे आइसक्रीम वाला के डिब्बा में देखे होंगे कि बर्फ भी है, पानी भी है, भाप भी निकलता है। इसी तरह से फ्रिज में देख सकते हैं कि उसमें तीनों एक साथ मौजूद होता है, बर्फ, पानी और भाप तीनों एक साथ मौजूद रहता है। इसी तरह से पहाड़ की ऊंचाइयों पर तीनों देखने को एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो जिस ताप पर जल अपने तीनों रूपों में एक साथ मौजूद होता है उस ताप को हम लोग क्या कहते हैं, जल का त्रिक बिंदु कहते हैं। और यह जल का त्रिक बिंदु होता है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.16 केल्विन, है ना। तो ये जल का त्रिक बिंदु होता है। और जल के त्रिक बिंदु पर अर्थात इतना ताप पर, है ना, इतना ताप पर किलोग्राम का परिभाषा हम दे रहे हैं। जल के त्रिक बिंदु के ताप पर 1 घन डेसीमीटर माने 1 डेसीमीटर के, जिसे 1 लीटर भी कहते हैं, 1 लीटर। जल के त्रिक बिंदु के ताप पर 1 घन डेसीमीटर या 1 लीटर शुद्ध पानी का जो द्रव्यमान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 किलोग्राम कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग सेकंड का परिभाषा करें। सेकंड किसे कहते हैं, है ना। सेकंड क्या है, तो सीजियम एक तत्व होता है, इसका परमाणु क्रमांक 55 और परमाणु भार 133 होता है। ठीक है, तो सीजियम के परमाणु अपने माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करते रहते हैं ऐसे, है ना। और इससे समय के मात्रक का परिभाषा दिया जाता है, इसलिए सीजियम के परमाणु को सीजियम परमाणु घड़ी कहा जाता है। परमाणु को क्या कहते हैं, सीजियम परमाणु घड़ी। तो सीजियम परमाणु घड़ी के परमाणु के 9,19,26,31,770 बार कंपन करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं, 1 सेकंड कहते हैं। इतना कंपन में जो समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 सेकंड कहते हैं। अब हम लोग केल्विन का परिभाषा देखते हैं। केल्विन तो जल के त्रिक बिंदु के बारे में हम बताया है, यहाँ त्रिक बिंदु है। जल के त्रिक बिंदु के ताप के 1/273.16 गुने ताप को क्या कहते हैं, 1 केल्विन कहते हैं। यानी जो ये त्रिक बिंदु का ताप है ना, इसमें इतना से गुना कर देंगे तो जो आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 केल्विन कहते हैं। ठीक है, केल्विन के बाद है एम्पियर। एम्पियर किसको कहते हैं, देखिए। तो एम्पियर क्या होता है कि 2 अनंत लंबे अत्यंत पतले एक दूसरे के समानांतर, इन दोनों तारों का गुण क्या है कि दोनों अत्यंत लंबे हैं, अत्यंत पतले हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं और 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसे तार में जितनी विद्युत धारा प्रवाहित करने से इस तार के 1 मीटर लंबाई में 2 गुना 10⁻⁷ न्यूटन का आकर्षण या विकर्षण उत्पन्न हो जाए, उसी विद्युत धारा को हम लोग क्या कहते हैं, 1 एम्पियर। फिर से सुनिए,
दो अनंत लंबे अत्यंत पतले समानांतर एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित चालक तारों में जितनी विद्युत धारा प्रवाहित करने से उसके 1 मीटर लंबाई में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का आकर्षण या विकर्षण बल लगने लगे, उस विद्युत धारा को हम लोग क्या कहते हैं? 1 एम्पियर। एम्पियर के बाद अब आता है पारी कैंडेला का, लेकिन कैंडेला से पहले हमें काली वस्तुओं के बारे में जानना होगा, है ना। काली वस्तु, कृष्ण पिंड या ब्लैक बॉडी। काली वस्तु, काली वस्तु या इसको हम लोग कहते हैं कृष्ण पिंड या इसको हम लोग कहते हैं ब्लैक बॉडी। क्या? तो वैसी वस्तुएं जो अपने ऊपर आपतित होने वाली सभी किरणों का, चाहे उसका तरंगदैर्घ्य कुछ भी क्यों न हो, तो सभी तरंगदैर्घ्य की किरणों का अवशोषण कर लेता है, उस वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? काली वस्तु कहते हैं। यह किसी भी विकिरण को न अपने में से पार होने देता है और न परावर्तित करता है, सब के सब अवशोषित कर लेता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? काली वस्तु या ब्लैक बॉडी कहते हैं। ठीक है। काली वस्तुओं का एक गुण होता है, कम ताप पर यह जितना ही अच्छा ऊष्मा का या विकिरण का अवशोषक होता है, उतना ही अधिक ताप पर विकिरण का उत्सर्जन नहीं करता है। ठीक है। जैसे हम एक टीन चमकीला होता है, उस पर थोड़ा सा कालिख लगा देते हैं और उसको आग में डाल देते हैं, कालिख लगा करके आग में डाल देते हैं, तो जितना दूर कालिख लगा है उससे ज़्यादा प्रकाश निकलता है, और जहाँ कालिख नहीं लगा है वहाँ कम प्रकाश निकलता है, कम चमकीला वहाँ प्रतीत होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जहाँ कालिख लगा हुआ है वो ज़्यादा चमक रहा है, इसका मतलब ज़्यादा प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, मतलब उच्च ताप पर काली वस्तु की उत्सर्जन क्षमता ज़्यादा होती है और निम्न ताप पर उसका अवशोषण क्षमता ज़्यादा होता है। जैसे आप अनुभव किए होंगे, काला कपड़ा पहन करके धूप में निकलते हैं तो समझ रहे होंगे कि कितना ऊष्मा अवशोषित करता है, वो कितना कष्टदायक होता है। वो बहुत ही कम ताप पर ज़्यादा ऊष्मा का या विकिरण का अवशोषण करता है, और वहीं जब ताप बढ़ जाता है तो अच्छा उत्सर्जक हो जाता है विकिरण का, तो ज़्यादा उत्सर्जित करने लगता है, तो इसको कहते हैं हम लोग काली वस्तु। और अब हम लोग कैंडिला को देखेंगे। देखिए, प्लेटिनम के गणना 2041 के लिए, यह प्लेटिनम का गलनांक है। प्लेटिनम दुनिया का सबसे हार्ड मेटल होता है, उसके गलना मतलब कि उसके पिघलने का ताप इतना होता है, और दाब 101.325 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इतना ताप और इतना दाब पर स्थित एक आदर्श काली वस्तु, ये काली वस्तु के सतह के 1/6 × 10⁵ वर्ग मीटर क्षेत्रफल से लंबवत दिशा में 1 सेकंड में जितना प्रकाश निकलता है, जितना विकिरण निकलती है, उसको एक कैंडिला कहते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। 2000 प्लेटिनम के गलनांक 2041 के ताप और 101.325 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल में इतना ताप और इतना दाब पर किसी आदर्श काली वस्तु के सतह के 1/6 × 10⁵ वर्ग मीटर क्षेत्रफल से लंबवत दिशा में 1 सेकंड में जितना प्रकाश निकलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक कैंडिला। ठीक है, तो कैंडिला हो गया। अब इसकी बारी आई मोल। लेकिन मोल को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा ग्राम, परमाणु और ग्राम अणु के बारे में। ग्राम परमाणु क्या होता है उसको पहले हम लोग देखते हैं। किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को जब ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे हम लोग ग्राम परमाणु कहते हैं। जैसे कार्बन का परमाणु भार होता है 12, तो 12 ग्राम कार्बन बराबर 1 ग्राम परमाणु कार्बन। ठीक है, 12 ग्राम कार्बन बराबर 1 ग्राम परमाणु कार्बन। ठीक है, इसी तरह से ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, 12 ग्राम लिखना है, 12 ग्राम हो गया, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन इक्वल टू 1 ग्राम परमाणु ऑक्सीजन। ठीक है,
इसी तरह से क्लोरीन का परमाणु भार होता है 35.5, तो 35.5 ग्राम क्लोरीन इक्वल टू 1 ग्राम परमाणु क्लोरीन। ठीक है। अब ग्राम अणु के बारे में देख लेते हैं। ग्राम अणु किसको कहते हैं? जब किसी यौगिक के अणु भार ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जब किसी यौगिक के अणु भार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसको हम लोग ग्राम अणु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का ले लीजिए, तो कार्बन का परमाणु भार 12 और ऑक्सीजन का 16 और 2 ऑक्सीजन है, तो कितना हो गया? 44। तो 44 ग्राम CO2 बराबर 1 ग्राम अणु CO2, 1 ग्राम अणु CO2। इसी तरह से जल का अणु भार होता है 18, तो 18 ग्राम H2O को क्या कहेंगे? 1 ग्राम अणु H2O कहेंगे, है ना? 1 ग्राम अणु H2। ठीक है। अब हम आते हैं मोल पर, है ना? मोल किसे कहते हैं? तो किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में, किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या, या किसी यौगिक के 1 ग्राम अणु में अणुओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? 1 मोल कहते हैं। ठीक है। और यह संख्या होती है 6.02225 गुना 10 के पावर 23, जिसको एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। एवोगाड्रो संख्या भी इसको हम लोग कहते हैं। और हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि 6.0225 गुना 10 के पावर 23 अणुओं, परमाणुओं या आयनों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? 1 मोल कहते हैं। इतने अणुओं, परमाणुओं या आयनों के समूह को 1 मोल कहते हैं। अब ये मूल मात्रक जो थे, SI मात्रक में जो शामिल थे वो तो हो गए। अब हम लोग रेडियन और स्टेरेडियन को डिफाइन करेंगे। तो रेडियन को जानने के लिए सबसे पहले समतल कोण के बारे में आप जानिए। समतल कोण क्या होता है? ये हो गया वृत्त, वृत्त का केंद्र हो गया O, त्रिज्या हो गया R, चाप हो गया A, है ना? कोण हो गया थीटा। ठीक है। तो चाप, ये चाप जो है, ये भी जो है इसकी लंबाई हम L मान ले रहे हैं, ये भी चाप है। तो समतल कोण बराबर क्या होता है? समतल कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। चाप और त्रिज्या का जो अनुपात होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? समतल कोण कहते हैं, है ना? चाप भी लंबाई है और त्रिज्या भी लंबाई है। और इस समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, और उस रेडियन की ही परिभाषा हम लोगों को मालूम करनी है कि परिभाषा क्या होता है। ठीक है। तो चाप को L लिख दिए, त्रिज्या को R लिख दिए। अब जरा ध्यान दीजिए, यदि L बराबर R हो, ऐसा होगा, यदि L बराबर R हो तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा बताइए? तो कोण बराबर L और R को बराबर है तो कट करके 1 आ जाएगा, 1 रेडियन। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर हो तो उस चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे? 1 रेडियन कहेंगे। तो यही परिभाषा हो गया कि त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? 1 रेडियन कहते हैं। अब पूछा जा सकता है कि वृत्त के केंद्र पर पूरा कितना समतल कोण बनता है, यह पूछा जा सकता है। तो वृत्त का सबसे लंबा चाप कितना हो सकता है? उसके परिधि के बराबर। तो चाप के जगह पर हम परिधि लिख दे रहे हैं 2πr, बटा त्रिज्या है ना, तो त्रिज्या R हो गया, कट गया तो कितना कोण बच गया? 2π रेडियन। मतलब वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बनता है? 2π रेडियन का कोण बनता है। और हम डिग्री में इसको 360 डिग्री कहते हैं ना, 2π रेडियन इक्वल टू कितना? 360 डिग्री। तो पाई रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा बता सकते हैं? 360 बटा 2 इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री को पाई रेडियन कहते हैं। तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा बता सकते हैं?
180/पाई। ठीक, ये हो जाएगा 1 रेडियन। अब हम लोग स्टेरेडियन का परिभाषा देंगे। स्टेरेडियन क्या होता है, पहले इसके लिए ठोस कोण को समझिए। ठोस कोण क्या होता है, उसके बाद स्टेरेडियन आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि ठोस कोण क्या होता है। देखिए, ये हो गया गोला। गोला जैसे कि गेंद होता है, बस उस तरह का गोला। ये वृत्त है, वृत्त जैसे रोटी होता है वैसे, है ना। तो ये हो गया गोला, और गोला के सतह पर ये एगो क्षेत्रफल हो गया d, और इसके चारों तरफ के किनारे को, परिधि को हम मिला दे रहे हैं केंद्र से, तो ये शंकु बन गया। इसी को ठोस कोण कहते हैं, और ठोस कोण d ओमेगा बराबर होता है क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर। मतलब क्षेत्रफल हो गया dA और त्रिज्या हो गया r स्क्वायर। इसी को कहते हैं ठोस कोण, है ना। यदि dA बराबर r स्क्वायर हो तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये दोनों कट करके 1 हो जाएगा। तो d ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, तो d ओमेगा इक्वल टू 1 स्टेरेडियन, अर्थात त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल द्वारा गोला के केंद्र पर जो ठोस कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 स्टेरेडियन कहते हैं। तो जैसे हम वृत्त में बताए थे कि वृत्त के केंद्र पर कितना समतल कोण बनता है टोटल, उसी तरह से हम ये भी मालूम कर सकते हैं कि गोला के केंद्र पर कितना ठोस कोण बनता है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पर गोला का पूरा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पूरा क्षेत्रफल 4πr²। ये हो गया dA की जगह पर बटा r स्क्वायर, तो ये कट गया तो कितना बच गया 4π स्टेरेडियन। अर्थात गोला के केंद्र पर टोटल ठोस कोण कितना बनता है, तो 4π स्टेरेडियन बनता है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। फिर बाकी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे